पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पालता पोसता रहता है। जैसा कि बीते 15 दिन से सारी दुनिया को पता था कि भारत पहलगाम का बदला लेगा। पाकिस्तान बहुत पहले से फूं फां कर रहा था, गौरी और गधा मिसाइल चला रहा था। जब 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो न पाकिस्तान की तकनीक काम आई, न ही फौज और न ही उसके दावे। तो क्या पाकिस्तान को हथियार के नाम पर खिलौना दे दिया गया? पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए गए। रुद्राम ये भारत की मिसाइल है जिसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर है, जिसमें मेमोरी ट्रैकिंग भी है। वह रडार विकिरणों को भी ब्लॉक कर सकता है। जब पीओके में जो आतंकवादी कैंप नष्ट किए गए, इन उत्तम टेक्निक अच्छे प्लान से इस काम को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने हमलों का तब पता लगाया जब वे हमले हो चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से हमारे जो दिल पर घाव लगे थे उस पर मरहम लगाने का काम किया है। पीओके में लगातार आतंकवादी गतिविधियां पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। क्या भारत कार्रवाई करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का इंतजार करेगा? पाकिस्तान मानेगा नहीं। उसका स्वभाव बिच्छू की तरह है, जितनी बार छुएंगे उतनी बार डंक मारेगा, भले आप उसको बचाने का प्रयास करें। क्या जब भारत पर आतंकवादी हमला होगा तभी सेना कार्रवाई करेगी? तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सैन्य क्षमता उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान की किसी भी स्तर से ये औकात नहीं है भारत के साथ युद्ध कर सके। भारतीय सेना के इस कार्रवाई का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। जैसा कि बीते 15 दिन से सारी दुनिया को पता था कि भारत पहलगाम का बदला लेगा। जाहिर है इसमें हवाई हमला भी होगा। पाकिस्तान बहुत पहले से फूं फां कर रहा था, गौरी और गधा मिसाइल चला रहा था, अर्थात पाकिस्तान फौज अलर्ट पर थी, ऐसा माना गया। लेकिन हुआ क्या? जब 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो न पाकिस्तान की तकनीक काम आई, न ही फौज और न ही उसके दावे। एक असफल देश, अनैतिक फौजी, खुद से लड़ते लोग जाहिर है भारत का क्या मुकाबला करते। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया से हथियार खरीदते हैं, तो क्या पाकिस्तान को हथियार के नाम पर खिलौना दे दिया गया? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो कि 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए गए। पाकिस्तान की रडार और वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत द्वारा जो स्टैंडर्ड हथियारों का उपयोग किया गया, जैसे भारत ने SCALP मिसाइल का प्रयोग किया, जिन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र से लॉन्च किया गया, जैसा कि पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की है। ये हथियार जो लंबी दूरी से हमला करने के लिए डिजाइन किए गए थे, संभवतः कम ऊंचाई की उड़ान मार्गों या विशेष विशेषताओं का उपयोग करके पाकिस्तान के रडार की पकड़ से बच भी गए। पाकिस्तान ने 24 मिसाइल हमलों की सूचना दी, जिनमें कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि चीनी निर्मित HQN/P और LY-80 जैसे सिस्टम इन मिसाइलों का पता लगाने या उनसे निपटने में असमर्थ रहे। पाकिस्तान की वायु रक्षा मुख्य रूप से चीनी प्रणाली जैसे HQ-9/P, रेंज इसका 125/225 किलोमीटर है। दूसरा LY-80 जिसकी मारक क्षमता 40 से 70 किलोमीटर और HQ-16FE पर निर्भर है। साथ ही HT-233 और IBIS-150 जैसे रडारों के साथ ये काम करती हैं। ये प्रणालियाँ कागज पर उन्नत होने के बावजूद भी अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर चुकी हैं। उदाहरण के लिए HQ-9/P की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ प्रभावशीलता लगभग 25 मिनट तक ही सीमित है, जो कि इसके एयरक्राफ्ट एंगेजमेंट रेंज से काफ़ी कम है। इसके अलावा LY-80 जैसे सिस्टम अर्ध सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करते हैं, जो निरंतर रडार के प्रकाशन पर निर्भर होता है, जिससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले
लक्ष्यों द्वारा बचाव संभव हो पाता है। 2011 के अमेरिकी ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन और 2014 में ईरान के मिसाइल हमलों जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने भी कम ऊंचाई या स्टील्थ घुसपैठ में कमियों को उजागर किया। ये पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली का जो सिस्टम था उसके विषय में थोड़ा सा आपको बिंदुवार बताया गया। अब आते हैं भारत की रक्षा प्रणाली को, जिसको अंग्रेजी में सीड कहते हैं, अर्थात शत्रु की वायु रक्षा का दमन करने वाली प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में SEAD कहा जाता है। इसकी रणनीतियां ऑपरेशन के दौरान बेहद प्रभावी रही। भारतीय वायुसेना IAF के Su-30 MKI जेट्स KH-31P और रुद्राम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस है, जो रडारों को निशाना बनाकर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन की गई। रुद्राम ये भारत की मिसाइल है जिसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर है, जिसमें मेमोरी ट्रैकिंग भी है। वह रडार विकिरणों को भी ब्लॉक कर सकता है जब रडार बंद हो, जिससे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के रडार नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है। यह इस बात का कारण हो सकता है कि HT-233 या YLC-18A जैसे पाकिस्तान के रडार आने वाले खतरों को प्रभावी ढंग से ट्रैक नहीं कर पाए और ऑपरेशन सिंदूर ने POK कैंप में तहलका मचाते हुए धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली, जो मुख्य रूप से चीनी मूल की है, अक्सर खराबी, अधिक वादे या अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित हो रहे हैं, जिसकी आलोचना भी पाकिस्तान द्वारा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरसेप्शन की कमी से रडार एकीकरण समय या सिस्टम तत्परता में संभावित समस्याओं का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए IBIS 150 और JY-27A रडार ईरान के 2024 के हमलों के दौरान हताहतों को रोकने में विफल रहे, जिससे परिचालन की खामियों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त जटिल रडार प्रणालियों के रख रखाव जैसा लॉजिस्टिक चुनौतियों ने पाकिस्तान की क्षमताओं पर दबाव डाला। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जो टेक्निक इस्तेमाल हुआ, कैसे हमारी सेना ने अपने कुशल शौर्य से और अच्छे उपकरण से POK में जो आतंकवादी कैंप नष्ट किए गए, उस पर इन उत्तम टेक्निक अच्छे प्लान से इस काम को अंजाम दिया गया। रणनीति बहुत मायने रखती है किसी भी काम को, किसी भी सफलता पर शीर्ष पर पहुंचने के लिए। भारत के हमले सटीक गुणात्मक बताए गए, जिन्हें बिना पाकिस्तान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन किए बिना अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ी सफलता है। IAF की तेज और समन्वित हमले करने की क्षमता ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रतिक्रिया को बहुत गंभीर तरीके से मात दी। पाकिस्तान की सेना ने हमलों का तब पता लगाया जब वे हमले हो चुके थे, अर्थात हमारी पूरी रणनीति हमारे जाबाज सैनिकों ने एकदम सफल तरीके से किया। हमले के बाद वर्तमान समय में जो टेक्निक का यूज चल रहा है, उसमें उन्नत क्षमताओं का उपयोग भारत की सेना द्वारा किया गया। अब आते हैं पाकिस्तान की व्यवस्था पर। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पालता पोसता रहता है। जो कार्रवाई की गई सेना द्वारा, उसके लिए हम सेना को सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये बार बार घटनाएं क्यों होती हैं? घटना होने के बाद तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा ही। भाई, आप हमारे घर में घुस के मारे हैं तो हम आपके घर में घुस के मारेंगे ही। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से हमारे जो दिल पर घाव लगे थे उस पर मरहम लगाने का काम किया है। लेकिन तत्काल किसी घटना का रिएक्शन जो है तुरंत नहीं होता, क्योंकि दूसरे देश की सीमा का मामला बनता है। निश्चित रूप से देर से ही सही, लेकिन कार्रवाई तो हुई। आतंकवादी कैंप को नष्ट किया गया, ये अच्छा है। लेकिन POK में लगातार आतंकवादी गतिविधियां पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। क्या भारत कार्रवाई करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का इंतजार करेगा? अब ये मैं नहीं कहता कि भी तत्काल POK में घुस जाइए, POK को तहस नहस कर दीजिए, लेकिन इस समस्या का स्थायी निवारण सरकार को करना होगा। क्योंकि
पाकिस्तान मानेगा नहीं, उसका स्वभाव बिच्छू की तरह है, जितनी बार छुएंगे उतनी बार डंक मारेगा, भले आप उसको बचाने का प्रयास करें। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, लेकिन पीओके में आतंकवादी कैंप नष्ट हुआ है, वो फिर बनेगा, फिर नष्ट होगा, फिर बनेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जब भारत पर आतंकवादी हमला होगा तभी सेना कार्रवाई करेगी? इस पर एक ठोस सैन्य रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी इसका स्थायी हल निकल पाएगा। कुछ खिसियाए पाकिस्तानी कुतर्कों के साथ अपना बचाव भी कर रहे हैं। अब भाई निश्चित सी बात है, अब उनके यहाँ उनके रडार को मात देते हुए कार्रवाई की गई है तो अपना बचाव भी करेंगे। उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान ने राजनीतिक जनमत प्रबंधन के लिए जानबूझकर हमले की अनुमति दी और कम नुकसान बताया। हालांकि यह अटकलें हैं और पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया के विपरीत है, जिसने हमले को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी कार्रवाई का वादा किया। तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सैन्य क्षमता उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मौतों का दावा किया गया। यह स्पष्ट होता है कि हमला प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया, जबकि HQ-9BE जैसे सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनका उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों या स्टील्थ क्रूज मिसाइलों के लिए प्रदर्शन युद्ध में कभी भी परीक्षण के दायरे में नहीं आया। हमले से साफ है कि पाकिस्तान की किसी भी स्तर से यह औकात नहीं है भारत के साथ युद्ध कर सके। एक और छोटी सी बात पे आता हूँ। भारत ने कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफल हुआ, अच्छी बात है। अब लगातार अब इस पर भी गोदी मीडिया ने टीआरपी का खेल शुरू कर दिया। अब क्या कर रहा है, जब हमला हो रहा था तो मोदी जी रात भर जाग रहे थे। अब रात भर जाग के आसान थोड़ी ना किए भारत पर। अगर वो 140 करोड़ के लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हमारी सेना कार्रवाई कर रही है तो देश के अभिभावक होने के नाते उनका जागना स्वाभाविक है। सीधी सी बात है। हम लोग के घर के भी कोई कॉमन सेंस की बात है, कहीं बात विवाद होता है या लड़के चले जाते हैं या रात में मोबाइल बंद हो जाता है तो पिता जो है रात भर जागता है। मोदी जी हमारे पिता नहीं हैं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई सेना की है। मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, लेकिन ऑपरेशन सेना का है। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय में भी जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो क्या इंदिरा गांधी रात में सो रही थी? क्या इंदिरा गांधी भी जाग रही थी? तो इसका क्या मतलब हुआ? इंदिरा गांधी ने रात भर जागा, इंदिरा गांधी ने ये किया। अब क्या है, अब मोदी जी रात भर जाग रहे थे। तो ऐ मेरे गोदी मीडिया के एंकरों, कम से कम सेना का उत्साह बढ़ाइए, सेना के साथ खड़े रहिए। और एक मैं और यहाँ निवेदन करता हूँ, AI का दौर है, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा तथ्य विहीन वीडियो पोस्ट न करें जिससे आपको परेशानी हो। फिलहाल भारतीय सेना के इस कार्रवाई का तहे दिल से स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय हिंद।